164A को, जो पहले 164A था वो अब कितना हो गया, 184। हम लोगों ने कल तक बात की थी 183, यानी पूर्व की धारा जो 164 थी उस तक बात की थी। आज बात होनी है 164A, जो पूर्व की सीआरपीसी में सेक्शन बताया गया था, जिसे बाद में जोड़ा। अब क्योंकि सीआरपीसी उन्होंने पूरी तरह अमेंड कर दी, तो 164A को उन्होंने 184 ये कर दिया है। कहता बलात्संग के पीड़ित व्यक्ति की चिकित्सीय परीक्षा, जो विक्टिम है बलात्संग का, उसकी चिकित्सीय परीक्षा, इसको करने के लिए मैंडेटरी प्रोविजन उन्होंने किया है, ताकि इस ढंग के अपराधों को ठीक से साबित किया जा सके। इसके लिए अन्वेषणाधिकारी कुछ प्रकार के मेडिकल एग्जामिनेशन संबंधित व्यक्ति के कराएगा, ये उन्होंने 184 में लिखा है। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है इसमें जो समझाने लायक हो, ये आप खुद ब खुद पढ़ लेंगे। कोई ऐसी इसमें चीज नहीं है जो मेडिकल एग्जामिनेशन है, मेडिकल एग्जामिनेशन कैसे कराएगा, कौन कराएगा, किसका होगा, कौन करेगा, क्या क्या चीजें कलेक्ट होंगी, क्या क्या चीजें कलेक्ट नहीं होंगी, यही सब लिखा है। तो इसे कोई बताने की बहुत जरूरत नहीं है, यह आपके द्वारा खुद भी देखा जा सकता है। बात करने वाले हम लोग 185 पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी। हम लोग सुबह बात कर रहे थे इन्वेस्टिगेशन, ये क्या है। कई बार आपको बताया गया कि इन्वेस्टिगेशन क्या है, लेकिन एक बात होती है कि कुछ झूठ आप ऐसे बोलते हैं कि आपको भी नहीं पता होता कि हम झूठ बोल रहे हैं। आपको कुछ झूठों के बारे में तो ये मालूम होता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, और वो झूठ जो आप बहुत ऊपर ऊपर बोलते हैं उनके बारे में आपको जानकारी होती है कि हम झूठ बोल रहे हैं। जो आप बहुत अंदर से झूठ बोलते हैं उसके बारे में आपको भी नहीं पता होता कि जो कुछ हम कह रहे हैं वो झूठ कह रहे हैं। जैसे आप कहा करते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो अपने मां बाप के लिए कर रहे हैं, बिल्कुल गलत, कतई नहीं, कुछ नहीं है। पति कहता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं पत्नी के लिए कर रहे हैं, पत्नी कहती है कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो पति के लिए कर रहे हैं, कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा। ये ऐसे झूठ हैं जो आप लगातार बोल रहे हैं और आपको मालूम भी नहीं है कि हम ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि वही पत्नी कल किसी और के साथ चली जाए तो फिर उसका कत्ल करने की भी इच्छा ये होने लगती है। अगर पत्नी के लिए सब कुछ कर रहे थे तो पत्नी किसके साथ गई, इससे मतलब क्या है। पत्नी के लिए नहीं कर रहे थे, वो पत्नी जब तक अपनी थी तब तक उसके लिए आप सब कुछ कर रहे थे। तो किसके लिए कर रहे थे, अपनी पत्नी के लिए, ठीक है ना। अपने से बाहर नहीं थे आप बेटे के लिए नहीं कर रहे थे कुछ, अपने बेटे के लिए कर रहे थे। क्योंकि कल वही बेटा जब अगर आपके दो बातें आपकी न माने, इवन अपनी मर्जी से शादी भी कर ले, तो उसी बेटे को आप संपत्ति से बेदखल करते हैं। अगर बेटे के लिए कर रहे थे तो बेटा तो वही है, उसमें तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं। लेकिन वो जो अपनत्व का भाव था, वो जो आपको भ्रम था कि ये अपना है, वो अपना सिद्ध नहीं हुआ, उसमें कमी आई है। तो इनफैक्ट बेटे के लिए नहीं कर रहे थे, इनफैक्ट किसके लिए कर रहे थे, अपने लिए कर रहे थे। क्योंकि आपका अपनापन बेटे में प्रकट हुआ था, इसलिए बेटे के लिए जो कुछ कर रहे थे वो भी अपने लिए ही कर रहे थे। ये एक ऐसा झूठ है जो आपको मालूम नहीं है कि हम बोल रहे हैं, लेकिन आप ये झूठ लगातार बोल रहे हैं। और अगर नहीं बोल रहे हैं तो बेटा और बेटी, पत्नी और पति, इनमें तो कोई बदलाव नहीं आ रहे। लेकिन फिर भी स्थितियों में जरा सा बदलाव
आपको उनके प्रति घृणा से भर देता है। अपने दोस्त के लिए आप सारे सेक्रीफाइस करते हैं। वही दोस्त जरा सा कुछ कर दे तो उसी के प्राण भी ले लेंगे आप। तो अपने के लिए आप सब कुछ कर रहे हैं, किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। जब तक अपनापन संतुष्ट हो रहा है तब तक आप सब कुछ कर रहे हैं। जिस दिन अपनापन संतुष्ट नहीं होगा उस दिन आप कुछ भी नहीं करेंगे। ऐसे ही आप यहां बैठते जरूर हैं, लेकिन आप ये झूठ नहीं छोड़ पाते कि आप हमें सुन रहे हैं। नहीं सुन रहे, आप हमें उतना ही सुन रहे हैं जितना आपको लगता है कि हमें नहीं आता। आप सिर्फ उतना सुन रहे हैं हमें जिसके बारे में आपका भाव है कि ये हमें आता है, वो आप हमें बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। आप कितना भी कहें कि हम आपको सुन रहे हैं, बिल्कुल नहीं सुन रहे। ये एक ऐसा झूठ है जिसे आप लगातार बोल रहे हैं और आपको मालूम भी नहीं है कि हम ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है ऐसा कि आपको मालूम है कि ये एफआईआर कहां लिखी जाएगी। इसलिए जब हमने बताया कि किसी भी अपराध की एफआईआर किसी भी थाने में लिखी जाएगी, तो आपने ये नहीं सुना, क्योंकि अगर ये सुना होता तो ये इतनी रुचिकर बात थी कि इसके विस्मृत हो जाने का कोई प्रश्न उठता ही नहीं था। ये संभव ही नहीं था कि आप ये भूल जाते कि किसी भी संज्ञेय अपराध की एफआईआर हिंदुस्तान के किसी भी थाने में पहले भी लिखी जा सकती थी और आज भी लिखी जाएगी। पहले जो शब्द थे 154 में, उनमें यह विविक्षित था कि किसी भी अपराध की एफआईआर किसी भी थाने में लिखी जाएगी, लेकिन उस विविक्षा का लगातार दुरुपयोग हुआ। इसलिए जब बीएनएसएस बनाई गई तो अभिव्यक्त रूप से यह लिख दिया गया कि किसी भी संज्ञेय अपराध की सूचना किसी भी एसएचओ को कभी भी दी जा सकती है और वो उसे राइट डाउन करेगा। गिरफ्तारी कैसे की जाएगी इस पर हम आधा आधा घंटे बोले, लेकिन चूंकि आपको लगता है ऐसा कि हमें यह मालूम है कि गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, इसलिए आपने उस पर रंच मात्र ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आपको लगता है और यह आपको झूठ लगता है, और यह ऐसा झूठ है जो आपको भी नहीं मालूम कि हम ये जो कह रहे हैं कि हमने सुना, हमने समझा, ये हम झूठ कह रहे हैं। ये आपको नहीं मालूम है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है ये तो हमें ऑलरेडी समझा हुआ है। इस बात को ये सिर्फ दोहरा रहे हैं जो हमें ऑलरेडी मालूम है, इसलिए हम जो बोल रहे हैं वो आपने सुना ही नहीं, और वो जो आपको मालूम था वो बिल्कुल अपर्याप्त था, और वो आपके अपने दिमाग की उपज थी, उसका कानून से कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन चूंकि आपको लगता है कि हमें मालूम है, इसलिए आपने उस पर ध्यान नहीं दिया जो हमने बताया। हमने खूब कहा कि गिरफ्तार होने के लिए जरूरी नहीं है कि आप अपराध के अभियुक्त हो। बिना अपराध किए भी आप गिरफ्तार हो जाएंगे, बिना अपराध किए भी आप निरोध में जाएंगे। आपसे इंटरिम बॉन्ड मांगा गया है। ठीक है, किसमें? जब शांति बनाए रखने के लिए प्रतिभूति संबंधी कार्यवाहियां चल रही हैं, आपने कोई अपराध नहीं किया,
लेकिन आपसे बॉन्ड मांगा गया है और आप बॉन्ड नहीं देंगे तो आप कारावास में जाएंगे। अगर पूरी जांच हो गई और आपसे स्थायी तौर पर 1 वर्ष से अनधिक का बॉन्ड मांग दिया गया और नहीं दिया आपने, तो आप जाएंगे कारागार में। आपने कोई अपराध नहीं किया, पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। यदि पुलिस को लगता है कि आपके द्वारा कारित किया जाने वाला संज्ञेय अपराध किसी अन्य तरीके से निवारित हो ही नहीं सकता। आप कह रहे थे कि अपराध जो करता है वो गिरफ्तार होगा। ये वो धारणा थी जो आप घर से लेकर आए थे, और जब हमने बताया था तब आपने कोई ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, क्यों नहीं दिया था? क्योंकि आपके मन में एक झूठा विश्वास ये चल रहा था कि हमें मालूम है, और जब हमें मालूम है तो ये सिर्फ वो बात दोहरा रहे हैं जो हमें ऑलरेडी पता है, और इसके कारण से आपने मेरी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और आपको नहीं मालूम था। लेकिन आपको यह भी नहीं मालूम चला कि हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं जो हमें नहीं मालूम है। ये ठीक वैसे ही था जैसे आप कहते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं अपने घर वालों के लिए कर रहे हैं। नहीं, आप अपने लिए कर रहे हैं, क्योंकि वे ही घर वाले जिनके लिए आप सब कुछ करने का दावा कर रहे हैं। आप तो थोड़ा विपरीत हो जाए, थोड़ा विपरीत हो जाए, तब देखेंगे आप कितना उनके लिए कर दोगे। कुछ नहीं करोगे, गालियां बकोगे। ठीक है, आपको ये मालूम नहीं है कि घर वालों के लिए, क्योंकि घर वालों में तो कोई परिवर्तन आएगा ही नहीं, वो तो वही रहेंगे। तो अगर घर वालों के लिए कर रहे थे, अपने लिए नहीं, तो अब क्या बाधा आ गई? अब भी करिए। नहीं, आप अपने लिए कर रहे थे सब कुछ। तो कुछ झूठ ऐसे होते हैं जो आप जानते भी नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं। आप सिर्फ उन झूठों के बारे में जानते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं, जो बहुत ऊपरी झूठ हैं, जो आप बोल भी दो सफलतापूर्वक तो भी कोई बहुत नुकसान नहीं होने वाले। लेकिन बहुत गहराई में जो आप झूठ बोलते हो, जिनके बारे में आपको मालूम भी नहीं होता कि हम झूठ बोल रहे हैं, वे नुकसान आपका बहुत लंबा करते हैं। वे झूठ आपको जिंदगी में इतना नुकसान पहुंचाते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। इसलिए अपने मिथ्या जो आपके अंदर झूठ हैं उनको निकालिए और फिर से सुनिए कि इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण का अर्थ है साक्ष्य का संकलन। अन्वेषण का अर्थ है साक्ष्य का संकलन। यह भी कहना ठीक नहीं है। अन्वेषण का उद्देश्य है साक्ष्य का संकलन। और साक्ष्य का संकलन क्यों? तो साक्ष्य का संकलन इसलिए ताकि यह जाना जा सके कि व्यक्ति को विचारित करने के लिए कोई आधार उपलब्ध है या नहीं। क्योंकि आपराधिक विचारणा एक कठोर प्रक्रिया है जिसका सामना करने के लिए किसी को सिर्फ इसलिए विवश नहीं किया जा सकता कि किसी ने उसके विरुद्ध कोई आरोप लगा दिया है। सिर्फ इसलिए नहीं, उसके आरोप के समर्थन में कोई साक्ष्य ऐसा जो कानूनन साक्ष्य की परिभाषा में आता हो अगर मौजूद है तो ही उसका विचारण होना चाहिए, ताकि यह देखा जा सके कि वो साक्ष्य जो मौजूद है उसके दोष को साबित करने के लिए पर्याप्त है या पर्याप्त नहीं है। लेकिन प्राइमा फेसी कुछ तो होना चाहिए। अगर कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे कानूनन साक्ष्य कहा जा सके तो फिर उसका विचारण नहीं होना चाहिए। तो इसको जानने के लिए कि क्या जिसने आरोप लगाया है किसी पर, उसके पास कानून की नजर में जो साक्ष्य कहा जा सकता है, ऐसा कुछ भी
उपलब्ध है? यदि हां, तो इसकी जो सूचना है अपराध के बारे में, जिसे आपने एफआईआर कहा, जिसे आपने विशेष नाम दिया, अल्टीमेटली एफआईआर दैट इज ऑल्सो इंफॉर्मेशन, नथिंग एल्स। तो वो एफआईआर ठीक है और उसके आधार पर विचारण होना चाहिए। ठीक है, बस यहीं तक कि विचारण होना चाहिए, बाकी ठीक इस यहां तक नहीं है कि उस एफआईआर के आधार पर किसी को सजा कर दी जाए। इसीलिए कहा एफआईआर का साक्षिक उपयोग है, बट दैट इज नॉट ए सबस्टेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। लेकिन वो ऐसा सारभूत प्रकार का साक्ष्य नहीं है कि उसके आधार पर जो उसमें अपराधी की हैसियत में दर्शित व्यक्ति है उसको सजा कर दी जाए, ऐसा नहीं है वो। ठीक है, लेकिन उसका साक्षिक उपयोग है और वो साक्षिक उपयोग आपको बताया गया, उस पर विस्तार से बात हुई है। तो इन्वेस्टिगेशन इट इज, ठीक है, ये काहे के लिए? एक उद्देश्य के लिए, कि विचारण के लिए कोई आधार है या नहीं है, इसको जाना जा सके। अब इसको जानने के लिए कि विचारण के लिए कोई आधार है या नहीं है, कुछ तो करना पड़ेगा। आप कोई दुनिया का कोई काम करना चाहते हैं तो उस काम को करने के लिए आप कुछ तो करेंगे। तो अन्वेषण का उद्देश्य है यह जानकारी जुटाना कि क्या विचारण के लिए कोई आधार है, और उसका कर्ता कौन होगा? न्यायालय के अलावा कोई भी व्यक्ति। सामान्यतः यह पुलिस अधिकारी होता है, लेकिन पुलिस अधिकारी से अन्यथा जो व्यक्ति है वो भी न्यायालय द्वारा आदेशित किए जाने की दशा में अन्वेषण कर सकता है। किन दशाओं में अन्वेषण होगा? जब पुलिस अधिकारी संज्ञेय अपराध की सूचना पाएगा, और अगर संज्ञेय अपराध की सूचना उसे नहीं मिलती तो 157 प्लस 19 आप जोड़ लीजिए, जितना बनता है कि पुलिस अधिकारी को अगर संदेह है, 157 में लिखा था, वहां भी अन्वेषण हो सकता है। यह 159 में जब एसएचओ ने भेजा है किसे? मजिस्ट्रेट को, कि हम अमुक अपराध का अन्वेषण नहीं करेंगे, तब मजिस्ट्रेट उसे अन्वेषण का आदेश दे सकता है। यह पुरानी जो 156 और अब जो 175 है उसमें अन्वेषण के आदेश हो सकते हैं। फिर पुरानी जो 202 है जो अब बदल गई है, ठीक है, उसमें अन्वेषण के आदेश हो सकते हैं, लेकिन वहां पुलिस अधिकारी सहित किसी भी व्यक्ति को अन्वेषण के आदेश हो जाएंगे। अर्थात अन्वेषण करता सिर्फ न्यायालय नहीं होगा। और किन दशाओं में अन्वेषण होगा? या तो पुलिस अधिकारी है तो उसे सूचना मिली संज्ञेय अपराध की, आदेशित किया गया है उसको कि अन्वेषण करे, या उसे युक्तिसंगत संदेह है, इन परिस्थितियों में अन्वेषण हो सकेगा। ठीक, लेकिन अन्वेषण जो किया जाएगा उसमें क्या किया जाएगा? ठीक है, तो कोई भी काम करने के लिए आप कुछ करते हैं। अन्वेषण किस उद्देश्य के लिए हो रहा? साक्ष्य के संकलन के लिए। तो साक्ष्य का संकलन कैसे होगा? अगर आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएं तो कोई कठिनाई नहीं होती। जब साक्ष्य दो प्रकार का है, मौखिक और दस्तावेजी, तो साक्ष्य का संकलन भी दो ही प्रकार से हो सकता है। इसके अलावा तीसरा तरीका हो ही नहीं सकता। एक उन लोगों को ढूंढना जो अपराध के संबंध में मौखिक साक्ष्य दे सकते हैं, उन लोगों को ढूंढना, और दूसरा उन दस्तावेजों को ढूंढना जो दस्तावेजी साक्ष्य की परिभाषा में आ सकते हैं। भाई क्या हो सकता है? यही हो सकता है, और क्या होगा? कि उन लोगों को ढूंढिए जो मौखिक साक्ष्य दे सकते हैं अपराध के बारे में।
और उन लोगों को ढूंढिए जो दस्तावेजी साक्ष्य दे सकते हैं, या स्वयं दस्तावेजों को ढूंढिए, या तो उन लोगों को ढूंढ लीजिए और या स्वयं दस्तावेज को ढूंढ लीजिए। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। और दस्तावेज क्या है? डिफाइंड है कि लिखने योग्य पदार्थ पर अक्षर, प्रतीक, अंक और चिन्ह, ठीक है, अक्षर, प्रतीक, अंक और चिन्ह, इसके माध्यम से अगर कोई अंकन किया जाए तो दस्तावेज की डेफिनेशन में आ जाएगा। जरूरी नहीं अक्षर, अक्षर, प्रतीक, अंक और चिन्ह। आपकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसे भी आप ऐसे ही समझ लेते हैं कि हमें तो आता है, और आपको जो आता है वो सिर्फ अक्षर इतना ही आता है, प्रतीक, अंक और चिन्ह ये आपको नहीं आता। प्रतीक, अंक और चिन्ह, जैसे हमने आपसे कहा था चाकू भी दस्तावेज है क्योंकि उस पर प्रतीक, ब्लड लगा हुआ है, चिन्ह है, ठीक है। अक्षर, प्रतीक, अंक और चिन्ह कुछ भी हो वो सब दस्तावेज है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो अन्वेषण में हम साक्ष्य संकलित करेंगे। साक्ष्य स्वयं दो प्रकार का है, मौखिक और दस्तावेजी। मौखिक साक्ष्य क्योंकि हम साक्ष्य संकलित कर रहे हैं, काय के लिए? विचारण के लिए। और विचारण में जो साक्ष्य दिया जाएगा वो क्या होगा? भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दिया जाएगा। तो उस प्रावधान को हमें ध्यान में रखना है। उसके अलावा अगर हम साक्ष्य संकलित करेंगे तो विचारण में कोई उपयोग उसका नहीं हो पाएगा। और वहां मौखिक साक्ष्य देने के लिए जिन लोगों को अलाउड किया है वे हैं जिन्होंने विवादित तथ्यों को स्वयं घटते देखा है, जिन्होंने स्वयं विवादित तथ्यों को घटते देखा है। और अगर विवादित तथ्य सुने जा सकने योग्य थे तो स्वयं सुना है, या जिस ज्ञानेंद्रिय से उनका अनुभव हो सकता था उन तथ्यों का अनुभव स्वयं उन्होंने उस ज्ञानेंद्रिय से किया है। ऐसे ही लोग विवादित तथ्यों के संबंध में साक्ष्य दे सकते हैं। और इन व्यक्तियों को क्या कहेंगे हम? एक लाइन में, अपराध के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होने वाले व्यक्ति, यही कहा जाएगा। इसके अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। इसका मतलब यह हुए कि अन्वेषणकर्ता को अपराध के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होने वाले व्यक्तियों से वार्ता करनी होगी। अब वो वार्ता करेगा तो ये लोग उसे कुछ बताएंगे, वो काम का है, क्योंकि ये पहला मौखिक साक्ष्य है जो अपराध के संबंध में उन व्यक्तियों द्वारा दिया जा रहा है जो व्यक्ति अपराध के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होते हैं, ठीक है ना। ये पहला साक्ष्य, और साक्षी से कहना भी नहीं चाहिए क्योंकि साक्ष्य ये न्यायालय में दिया जाएगा, ये अन्वेषणकर्ता को देना है। लेकिन सिर्फ समझने के दृष्टिकोण से आप ये कह सकते हैं कि पहली बार है कि वो लोग जो अपने को अपराध के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित बताते हैं किसी के सामने अपनी जानकारी रख रहे हैं। और चूंकि ये जानकार होने का दावा करते हैं तो डेफिनेटली ये अपराध के संबंध में वो सब कुछ बताएंगे जो इनकी जानकारी में होगा। और ये पहली बार है, कालांतर में यही व्यक्ति अभियोजन कथानक को साबित करने के लिए न्यायालय में बतौर साक्षी उपस्थित किए जाएंगे, क्योंकि आगे हम लोग देखेंगे अन्वेषण की शक्तियों में इस अन्वेषणकर्ता को शक्ति होगी कि इन लोगों से कहेगा कि आप इस आशय का बंध पत्र दें कि जब न्यायालय में आपको इस अपराध के संबंध में बतौर साक्षी आहूत किया जाएगा तो आप जाएंगे और अपनी ये जानकारी न्यायालय के समक्ष रखेंगे, ठीक है ना। तो यहां पहली बार ये लोग अपनी जानकारी का डिस्क्लोजर कर रहे हैं, तो इसको अंकित करना जरूरी है, क्योंकि अगर ये वहां अभियोजन के समर्थन में जाएंगे साक्ष्य देने
ठीक है ना, जिसके लिए बंधपत्र भी अन्वेषणकर्ता ले सकेगा। अभी आगे देखेंगे हम लोग, क्योंकि अन्वेषणकर्ता अन्वेषण के दौरान क्या क्या करेगा इसके संबंध में स्टेप बाय स्टेप ही आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। सारी धाराएं एक साथ नहीं आ सकती, लेकिन सारी धाराएं अन्वेषण के संबंध में लागू एक साथ होगी। तो अन्वेषणकर्ता इनसे बंधपत्र भी लेगा, और जब ये उस बंधपत्र के अनुसरण में बतौर साक्षी न्यायालय के समक्ष पहुंचेंगे, तो ये जो फर्स्ट डिस्क्लोजर है, इसके आधार पर इन्हें डिस्क्रेडिट किया जाना न्याय संगत होगा, क्योंकि फर्स्ट डिस्क्लोजर में आपने जो बात नहीं बताई वो वहां आप बता रहे हैं। तो मानवीय स्वभाव इसे ध्यान में रखकर अगर ऐसा लगता है कि वो जो लोप आपने कर दिया फर्स्ट डिस्क्लोजर में बताने का, वो स्वाभाविक है। एक परेशानी में पड़ा हुआ व्यक्ति उतने डिटेल में सारी बातें नहीं बता सकता, और जो विचारण का अवसर आएगा तो बहुत समय बीत चुका होगा, घावों पर मलहम आ चुका होगा, वहां वो ज्यादा काम एंड कूल बताएगा। लेकिन कुछ बातें जरूर ऐसी होती हैं जो फर्स्ट डिस्क्लोजर में आदमी कतई उन्हें, ठीक है, न बताए, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर वैसे लोग मिल रहे हैं तो वहां आपका साक्ष्य डिस्क्रेडिट भी हो सकता है। इसीलिए कहा था खंडन के लिए उपयोग होगा अगर अभियोजन साक्षी के तौर पर यह व्यक्ति जाएगा, इसीलिए कहा था। ठीक है ना। तो हम मौखिक साक्षियों की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि साक्ष्य दो प्रकार का है, इसके अलावा कुछ है नहीं। और अन्वेषण हम कर काय के लिए ले, विचारण का आधार मिले, इसके लिए करना कि विचारण का आधार कोई है या नहीं है। तो विचारण का आधार, अगर साक्ष्य है तो विचारण का आधार है, साक्ष्य नहीं है तो विचारण का आधार नहीं। साक्ष्य स्वयं दो प्रकार का है, दस्तावेजी और मौखिक। तो मौखिक साक्ष्य कौन दे पाएगा? जिसने विवादित तथ्यों को घटते स्वयं देखा है, या विवादित तथ्यों के होने का अनुभव अपनी स्वयं की ज्ञानेंद्रियों से किया है, वो मौखिक साक्षी है, वही दे पाएगा। तो उसकी जानकारी हम तभी तो पा पाएंगे जब हम उसे ढूंढेंगे और उससे प्रश्न करके ये क्योंकि जानकारी इकट्ठा करने का माध्यम क्या है? प्रश्नोत्तर। आपको किसी विषय पर जानकारी है या नहीं है, ये हमें कैसे पता लगेगा? हम आपके मन में तो घुस नहीं जाएंगे और पता लग जाए हमें, ऐसा तो होगा नहीं। हम तो प्रश्न करेंगे, अगर आपका उत्तर सही है मान लेंगे। यानी जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है? प्रश्न और उत्तर। यही 161 या 180 में कहा था कि अन्वेषणकर्ता अपराध के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होने वाले व्यक्तियों, इनसे प्रश्न करेगा और उनका दायित्व होगा कि वे सही सही उत्तर दें। ठीक है ना। लेकिन अगर व्यक्ति को आप कहेंगे सही सही उत्तर दो और उसे कोई सुरक्षा नहीं देंगे तो वो नहीं देगा सही उत्तर। इसीलिए वहां सुरक्षा दी कि अगर आपका उत्तर, अगर प्रश्न ऐसा है कि उसका उत्तर स्वयं आपको किसी अपराध में फंसेगा तो आप साइलेंट रह सकते हैं, मत दीजिए उत्तर। ठीक है ना। लेकिन बाकी प्रश्नों का आप सही सही उत्तर देंगे, और जो आप सही सही उत्तर देंगे वो फर्स्ट डिस्क्लोजर चुकी है। इसलिए अन्वेषणकर्ता यदि चाहे तो उसको लेखबद्ध कर सकेगा, लेकिन वो चूंकि साक्ष्य नहीं तो सार लेखबद्ध करेगा, उससे अधिक लेखबद्ध नहीं करेगा। और चूंकि व्यक्ति थोड़ी स्वतंत्रता अनुभव करे, इसके लिए साइन नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि अगर साइन लिए जाएंगे तो पुलिस से यह भी हो सकता है कि वो चाहे जो कुछ कहलवा लें और आपसे साइन ले लें, तो फिर आप बचोगे कुछ भी बताने से। आप कहोगे हमें कुछ मालूम ही नहीं। ठीक है ना। क्योंकि आदमी साइन जिस चीज पर करता है, एक मेंटल प्रेशर वो अनुभव करता है। तो अगर साइन की बात आ जाए तो सब लोग कह देंगे हमें कुछ मालूम ही नहीं घटना के बारे में। इसलिए विधायिका ने ये सारी चीजें रखी हैं। अच्छा, ये व्यक्ति सबसे ज्यादा मिलेंगे कहां, और सबसे ज्यादा कहां मिलेंगे, और प्रथम अवसर पर इनके मिलने की संभावना कहां है? अपराध जहां हुआ है वहीं मिलने की संभावना है।
इसलिए अन्वेषण में हमने कहा था क्या होगा, अन्वेषण की प्रक्रिया दी उन्होंने, कहा 157 प्लस 19 कर लीजिए, महाअन्वेषण की प्रक्रिया दी कि तत्काल आप वहां जाएंगे, अपराध के तथ्यों और परिस्थितियों को का पता चलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, अपराध का तथ्यों और परिस्थितियों, और अगर अभियुक्त अज्ञात हैं तो अभियुक्त कौन हैं उनका पता चलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, यह अन्वेषण की प्रक्रिया थी। तो अन्वेषण क्या है, अन्वेषण एक प्रक्रिया है जिसमें अपराध के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होने वाले व्यक्तियों के कथन अभिलिखित किए जाते हैं, अपराध से संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य का संकलन किया जाता है और अंतिम रूप से यह निष्कर्ष अभिव्यक्त किया जाता है कि अपराध होने के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं या नहीं, अर्थात अभियुक्त को विचारित किए जाने के लिए आधार है या नहीं है। यदि यह पाया जाता है कि अभियुक्त को विचारित किए जाने के लिए पर्याप्त आधार है तो पुलिस रिपोर्ट जिस प्रारूप में जाती है उस प्रारूप को हम क्या बोलते हैं, चार्जशीट। और अगर इस प्रारूप में जाती है कि कोई आधार उपलब्ध नहीं तो उसे हम क्या बोलते हैं, फाइनल रिपोर्ट। कहां जाती, 193 193 जो पहले कहा जाती थी 173 उसमें जाती थी। अब पुलिस अधिकारी जब वहां पहुंचा तो अपराध के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होने वाले व्यक्ति वहां थे ही नहीं, तो कानून ऐसे नहीं बन सकता कि पुलिस अधिकारी को फिर कोई शक्ति ही ना रहे। ठीक है, वहां जाएगा, अपराध के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होने वाले व्यक्तियों के कथन अभिलिखित करेगा, अगर वहां मिल जाए तो भी कथन उसी ढंग से अभिलिखित करेगा और न मिले तो भी कथन उसी ढंग से अभिलिखित होंगे। लेकिन अगर नहीं मिले तो पुलिस अधिकारी अगर यह जानता है कि अपराध के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होने वाले व्यक्ति कहां हैं तो अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए भी कह सकेगा, क्योंकि पुलिस अधिकारी एक व्यस्त आदमी है, इसलिए इतना दायित्व तो आप पर भी अगर रख दिया जाए तो कोई गलत बात नहीं है कि इफ यू आर लिविंग इन द सेम पुलिस स्टेशन एट वेयर ही इज कंडक्टिंग द इन्वेस्टिगेशन or you are living in the adjoining police station, then you may be summoned by that police officer। ठीक है ना, 160 पढ़ा था हम लोगों ने। पुलिस अधिकारी उन व्यक्तियों को अपने समक्ष हाजिर होने के लिए लिखित अपेक्षा कर सकता है, नहीं हाजिर होता तो उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगा, तो आप जाओ, आपके जाने पर तो कोई रोक नहीं, लेकिन इस व्यक्ति के खिलाफ वारंट नहीं जारी होगा, क्योंकि वारंट उसके खिलाफ जारी होगा जिसकी उपस्थिति न्यायालय ने चाहिए और पुलिस अधिकारी न्यायालय नहीं है। ठीक है, इसलिए वारंट नहीं होगा। हां, न्यायालय ने चाहिए होती बतौर साक्षी, यानी पुलिस अधिकारी इससे अन्वेषण के दौरान इसके कथन अभिलिखित कर ले और अभियोजन साक्षी के तौर पर इसे अभियोजन प्रस्तुत करने की वांछा करे तो फिर वारंट हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं होगा, अभी तो अन्वेषण ही चल रहा है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, तो 179, और अगर ऐसे लोग एडजॉइनिंग पुलिस स्टेशन या सेम पुलिस स्टेशन में नहीं है तो पुलिस ऑफिसर वहां जाएगा जहां वे हैं और उनके कथनों को अभिलिखित करेगी, यानी अन्वेषण की प्रक्रिया। इसमें क्या होगा, अपराध के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होने वाले व्यक्तियों से पुलिस अधिकारी जानकारी इकट्ठा करेगा, उस जानकारी को कथनों के तौर पर यदि अभिलिखित करना चाहे तो करेगा, और उसके लिए सेक्शंस हम लोगों ने देखे, 161 जो 180 हो गया, उस कथन का क्या साक्षी उपयोग होगा, 162 जो 181 हो गया। ठीक है ना, आप उत्प्रेरणा, धमकी, वचन नहीं देंगे किसी को कथन करने के लिए, जो पहले 163 था वो 182 हो गया। अगर कोई महत्वपूर्ण साक्षी है जिसके बारे में आपको लगता है कि
के कथन का उतना सीमित उपयोग नहीं होना चाहिए जितना अगर हम अभिलिखित करेंगे तो होगा। तो आप 183 में उसका कथन अभिलिखित करा लीजिए, और कुछ स्पेसिफिक ऑफेंसेस जो हीनियस ऑफेंस की श्रेणी में आते हैं उनके बारे में मैंडेटरी कर दिया कि आप कराएंगे, और कुछ जगह मजिस्ट्रेट के लिए मैंडेटरी कर दिया कि वो करेगा, ठीक है। और अगर कन्फेशन, तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एविडेंस, तो उसको आप अभिलिखित करा सकते हैं, लेकिन सुरक्षा के साथ। ये सारी चर्चा हुई थी। अब ये सारा अन्वेषण साक्ष्य संकलन के लिए हो रहा, तो साक्ष्य जो दूसरे नंबर पर है वो कौन सा? दस्तावेजी। अब दस्तावेजी साक्ष्य, इसको भी संकलित करना है, क्योंकि दस्तावेज स्वयं एक प्रकार का साक्ष्य है, साक्ष्य की एक स्पेसिफिक प्रजाति है, और इसके माध्यम से भी विवादित तथ्यों का होना साबित किया जा सकेगा। और दस्तावेज की डेफिनेशन में वो सब कुछ है जिस पर अक्षर, प्रतीक, अंक और चिन्ह के माध्यम से विवादित तथ्य का होना या सुसंगत तथ्य का होना अंकित हो गया है। इसमें वो मिट्टी भी है, इसमें वो मिट्टी भी है जिस पर खून गिरा है और खून के चिन्ह बन गए हैं, ठीक है। वो मिट्टी भी दस्तावेजी साक्ष्य है, और इसीलिए संकलित वो की जाएगी, की जाती है। तो दस्तावेजी साक्ष्य का संकलन ये कैसे कैसे होगा? तो एक तो ये कि दस्तावेज उपलब्ध है, हमें मिल गया, आपने बताया, हमें मिल गया, हमने संकलित कर लिया। और एक जिसके लिए हमें तलाशी लेनी पड़े, ये भी हो सकता है। तो तलाशी लेने की ताकत अन्वेषणकर्ता को देनी होगी, तभी दस्तावेजी साक्ष्य का संकलन संपूर्ण रूप से वो कर सकेगा। तो अब हम जो बात करने वाले हैं वो अन्वेषण के दौरान अन्वेषणकर्ता की उस ताकत के बारे में बात करेंगे जिसके आधार पर वो उस अपराध से संबंधित दस्तावेज जिसका वो अन्वेषण कर रहा है, यदि तलाशी के द्वारा पाए जा सकते हैं तो तलाशी से उन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न करें। उन सेक्शंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि सर्च, इससे संबंधित प्रावधान क्या है। इससे पहले भी सर्च, इससे संबंधित प्रावधान हम लोग देख चुके हैं। जो पुरानी सीआरपीसी में धारा 93 है, अब कुछ बदल गई है, नई धाराएं में याद नहीं हुई हैं, हो भी नहीं सकती इतनी जल्दी। वर्षों से वो सेक्शन याद किए तो इतनी जल्दी याद नहीं हो जाएगा। तो जो पुराना 93 है वो अब कितना हो गया एकदम हम कोट नहीं कर सकते, लेकिन पीछे पढ़ के आए हैं कि वो पुराना 93 अभी भी है। ऐसा नहीं है कि वो बदल गया हो या वो सेक्शन अब ना रहा हो, वो भी है। और 93 जनरल सर्च की बात करता है, और यहां स्पेसिफिक सर्च की बात हुई है। दोनों सर्च में फर्क समझ लेना चाहिए। वो सर्च अलग है और ये सर्च अलग है। ये अलगाव है कहां? तो वहां जनरल सर्च है और यहां स्पेसिफिक सर्च है। जरा इसके शब्द देखें, क्या कहता है? जब कभी पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को या अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी के पास यह विश्वास करने के उचित आधार हैं कि किसी ऐसे अपराध के अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए जिसका अन्वेषण करने के लिए वह प्राधिकृत है, आवश्यक कोई चीज उस पुलिस थाने की जिसका वह भार साधक है या जिससे वह संलग्न है सीमाओं के अंदर किसी स्थान में पाई जा सकती, इन स्पेसिफिक चीज आ गई। 165 कहता है कि जब अन्वेषण करता पुलिस अधिकारी को या थाने के भार साधक अधिकारी को यह विश्वास करने के उचित आधार उपलब्ध हैं कि वो अपराध जिसका वो अन्वेषण कर रहा है उससे संबंधित कोई चीज
ये मिल सकती है तो सर्च लेगा। और 93 क्या कहता कि जबकि किसी न्यायालय के पास यह विश्वास करने का आधार है कि जनरल सर्च अगर ली जाए तो अमुक वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं, यानी यह मालूम नहीं है कि अमुक स्थान में अमुक चीजें हैं या नहीं है, इस संबंध में न्यायालय के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। न्यायालय को यह लगता है कि अगर इस स्थान की जनरल सर्च कराई जाए तो अमुक अमुक चीजें मिल सकती हैं, इंफॉर्मेशन नहीं है और यहां विश्वास करने के आधार उपलब्ध हैं। इसके मतलब यह हुए कि किसी ने बताया है कि अमुक चीज वहां रखी है। जिसे होता है ना, आप कभी पढ़ें कचहरी में जो रिकवरी मेमो आती है, ठीक है, जिसे वहां की भाषा में फर्द बरामदगी कहा जाता है, तो आप जैसे पढ़ना शुरू करेंगे तो लिखा होगा कि अभियुक्त ने बताया कि हमने जो हथियार जिससे हमने अपराध किया अमुक जगह पर अपने घर में छिपा रखा है। ठीक है ना। तो 27 एविडेंस एक्ट ये कहता है कि अगर संस्वीकृति कारक कथन है और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हुआ संस्वीकृति कारक कथन है, तो अगर उस कथन से किसी नए तथ्य का पता चला है तो कथन का उतना भाग जितना नए तथ्य से संबंधित है ग्राह्य किया जाएगा, संस्वीकृति कारक कथन को हटा दिया जाएगा। यह नहीं लिखा है, लेकिन उसका इन्फ्रेंस यही है कि जब वो ग्राह्य करेंगे तो इसका मतलब इसे ग्राह्य नहीं करेंगे। ठीक है। तो आप देखते हैं उस रिकवरी मेमो को, तो पहले शब्द ही यही होते हैं कि इन्होंने हमें बताया। इसका मतलब ही हैज रीजन टू बिलीव। अब विश्वास करने के लिए उचित आधार पैदा हो गए। विश्वास करने के वहां न्यायालय के पास कोई आधार नहीं है विश्वास करने के लिए। वहां न्यायालय जनरल सर्च वारंट ये जारी कर रहा है कि जनरल सर्च वारंट, क्योंकि न्यायालय को लगता है कि इस घर की तलाशी ले तो हमें कुछ मिल जाएगा। क्या मिलेगा पता नहीं, मिलेगा नहीं मिलेगा कोई जानकारी नहीं, क्योंकि किसी ने कुछ बताया नहीं है। ऐसा लगता है कि अमुक स्थान पर तलाशी लें मिल जाएगा, मतलब एसएचओ को यह ताकत नहीं है कि वो किसी घर की इसलिए तलाशी ले कि उसे वहां संदेह है कि चोरी की वस्तुएं रखी हुई हैं। नो, इसके लिए सर्च वारंट लाना पड़ेगा, इसके लिए सर्च वारंट। ठीक है। 94 जो पुरानी सीआरपीसी के सर्च वारंट चाहिए इसके लिए आप ऐसे नहीं घुसेंगे। ठीक है। आपको लगता है यहां चोरी की चीजें हैं, ठीक है, आप ऐसे नहीं घुसेंगे, सर्च वारंट चाहिए। आपके पास रीजन टू बिलीव है कि जिस अपराध का अन्वेषण हम कर रहे हैं इस अपराध से संबंधित कोई वस्तु इस मकान में है। नाउ यू हैव द राइट। अब आपके पास अधिकार है। कहां? 185 में आपके पास रीजन टू बिलीव है और यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट डिस्क्लोज दैट रीजन। आप उस रीजन को डिस्क्लोज करेंगे। ठीक है। इसलिए आप कभी अन्वेषण की डायरी जो पिछली सीआरपीसी की धारा 172 प्लस 19 जोड़ दीजिए, 19-20 जितना जुड़े, उस अन्वेषण की डायरी को अगर पढ़ेंगे कभी तो पहले जो अन्वेषण करता होता है वो लिखता है कि हम अभियुक्त से मिले या अभियुक्त की गिरफ्तारी जिस समय हमने की उस समय इन्होंने हमें बताया, और वो सारा विवरण अभियुक्त की गिरफ्तारी का और सारी चीजें वो अन्वेषण की डायरी पर लिखता है। बयान अभियुक्त ये लिखता है, और अगर सरेंडर हुआ है कोर्ट में तो वो लिखता है कि न्यायालय की अनुमति लेकर हम जेल में जाकर मिले और अभियुक्त ने हमें यह बताया कि अपराध से संबंधित
अमुक चीज हमने अमुक जगह रखी है और इस आधार पर वो पुलिस कस्टडी रिमांड मांगता है और फिर उसे रिमांड मिलता है और फिर जाकर वो बरामद करता है। ठीक है ना। तो 185 क्यों वो ये सारी कवायद करता क्यों? क्योंकि 185 कहती है कि व्हेन यू हैव रीजन टू बिलीव, जब तक आपके पास विश्वास करने के आधार नहीं है कि इस अपराध जिसका हम अन्वेषण कर रहे हैं इससे संबंधित वस्तु हमें अमुक जगह मिल सकती है, तब तक आप अमुक स्थान की तलाशी 185 में नहीं ले सकते। 185 में यू मस्ट हैव द रीजन टू बिलीव। आपके पास अब ये ठीक है कि जनरली ये रीजन टू बिलीव अभियुक्त के स्टेटमेंट से पैदा होता है, लेकिन सदा और सर्वदा ये अभियुक्त के स्टेटमेंट से पैदा होगा ये जरूरी तो नहीं है। लेकिन अभियुक्त नहीं तो कोई तो हो जिसके कथनों के आधार पर आपका यह विश्वास निर्मित हुआ कि अमुक स्थान पर हमें अपराध जिसका हम अन्वेषण कर रहे हैं उससे संबंधित दस्तावेज मिल जाएगा। ऐसा कोई तो हो और आप अपने विश्वास के उस कारण को सर्वप्रथम क्या करेंगे? अन्वेषण की डायरी में अभिलिखित करेंगे। क्यों अन्वेषण की डायरी बनती काहे के लिए? इसीलिए बनती है ताकि यह तय किया जा सके कि आपने अन्वेषण विधि की प्रक्रिया उसके मुताबिक किया या नहीं, ताकि यह तय हो सके। तो पहले यू मस्ट डिस्क्लोज योर रीजंस, ठीक है, वाई यू आर बिलीविंग दैट, ठीक है, कि हम अमुक स्थान की सर्च करेंगे तो हमें यह चीज मिल जाएगी। और आगे ये 185 अपेक्षा करेगी कि आपके पास रीजन टू बिलीव है। इसके बाद भी अगर ये हो सकता है कि मजिस्ट्रेट से सर्च वारंट ले लिया जाए तो आप मजिस्ट्रेट से सर्च वारंट लेंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि सर्च वारंट लेने से तलाशी का उद्देश्य विफल हो जाएगा, अर्थात वे लोग उस अपराध से संबंधित दस्तावेज को, जिनको उस दस्तावेज के आपके हाथ में ना आए इस बात में रुचि है, वे लोग उस दस्तावेज को वहां से हटा देंगे, तो मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, किसी सर्च वारंट के बिना आप उस स्थान की तलाशी ले सकते हैं। और जब आप तलाशी लेंगे तो बंद स्थान के भार साधक व्यक्ति जिस कर्तव्य के अधीन है, ठीक है, जनरल सर्च के संबंध में जो पिछली धारा 100 थी सीआरपीसी की, तो जो उस स्थान का मालिक है या भार साधक है वो उसी दायित्व के अधीन होगा जो धारा 100 के अंतर्गत बंद स्थान के भार साधक व्यक्ति का है। अर्थात मांग करने पर पुलिस अधिकारी को आप प्रवेश करने देंगे, उसे सर्च करने के लिए सारी फैसिलिटीज अवेलेबल कराएंगे। और फिर इसी में लिखा है कि सर्च में जो चीजें मिलेंगी उनकी एक सूची तैयार की जाएगी, जिसे कचहरी भाषा में आप क्या कहते हैं? फर्द बरामदगी, रिकवरी मेमो। तभी कहा जाता है इनने सर्च की तो फर्द कहां है, दिखाओ, क्यों नहीं बनाई? आईओएस पूछते हैं वहां क्रॉस एग्जामिनेशन में कि आपने ली थी सर्च, कोई फर्द बनाई, कोई रिकवरी मेमो है आपकी, दिखाइए। और रिकवरी मेमो कैसे बनेगी ये भी लिखा है कि 2 रेस्पेक्टेबल पर्सन्स होने चाहिए, उनके सिग्नेचर हो, क्योंकि 100 में ही अपेक्षाएं सारी, और उसी ढंग से सारी रिकवरी मेमो होगी। जो जो चीजें मिलेंगी सर्च में वो सारी की सारी उसमें उल्लिखित की जाएंगी। और जो जो चीजें मिलेंगी ये 185 अपेक्षा करेगी कि वो सब वस्तुएं, ठीक है, उस रिकवरी मेमो के साथ तत्काल मजिस्ट्रेट को भेजी जाएंगी, जिसकी अधिकारिता उस स्थान पर होगी जिस स्थान पर सर्च ली गई है। और आप देखते हैं कचहरी में जब वो जो सील्ड जो चीजें रिकवर की गई, सील हुई और न्यायालय में आती हैं, तो उस पर संबंधित मजिस्ट्रेट की मोहर होती है, सिग्नेचर होते हैं,
और जो लोक अभियोजक है वो लिखाता है कि न्यायालय के समक्ष एक पैकेट उपस्थित किया गया है जिस पर ये डिस्क्रिप्शन मौजूद है और इसमें मजिस्ट्रेट की मोहर है, सिग्नेचर है, तारीख है, ये सारी चीजें होती हैं। कहां लिखा है ये सब? 185। ठीक है, तो अब देखें 185 क्या कहता है। जब कभी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी या अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी के पास ये विश्वास करने के उचित आधार हैं, विश्वास करने के उचित आधार होने चाहिए। भाई अभियुक्त ने कत्ल का हथियार छिपाया तो अभियुक्त जानकारी देगा। ये अगर कोई और बता रहा है तो उसके पास उस जानकारी के होने का आधार क्या है। सबसे पहले तो आप इस विषय पर इन्वेस्टिगेट करें, भाई तुम्हें कैसे मालूम, तुम बताओ। वो कहता है कि हम वहां से निकल रहे थे। अगर उसका निकलना वहां से पॉसिबल है तो विश्वास करने का उचित आधार पैदा होता है। अगर वो स्थान ऐसा है जहां किसी व्यक्ति का आना जाना संभव ही नहीं है, यानी विशेष इंटेंशन लेकर जब तक कोई व्यक्ति वहां न जाए तब तक नहीं जाएगा। जैसे कब्रिस्तान में कौन जाएगा भाई? वो कोई घूमने की जगह है। हाँ, कोई कहे हम फातिया पढ़ने गए थे, अब बात ठीक है, अब बात ठीक है, जाता है आदमी। कोई कहे हम फला जनाजे के साथ गए थे, ठीक है बात, लेकिन फिर जनाजे में और लोग होंगे, अकेले तो नहीं गए होंगे। ठीक है, तो विश्वास करने के उचित आधार कहा उसने। तो आधार के औचित्य को प्रमाणित करना स्वयं अन्वेषणकर्ता का काम होगा और इन्हीं विषयों पर क्रॉस एग्जामिनेशन होता है जब अन्वेषणकर्ता उपस्थित होता है साक्षी के तौर पर। क्या लिखा है? उचित आधार है। अगर अनुचित आधार है, आधार उचित नहीं थे और तुम कहते हो हम सर्च लेने गए और हमें ये चीज मिल गई, इसका मतलब तुमने प्लांट की, क्योंकि तुम्हें पता कैसे लगा कि वो चीज वहां है, ये तो बताओ। ठीक है, तो उचित आधार है कि किसी ऐसे अपराध के अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए जिसका अन्वेषण करने के लिए वह अपराधिकृत है। जनरल सर्च नहीं, स्पेसिफिक हो गई सर्च, उसी अपराध के संबंध में आप सर्च लेंगे जिसका अन्वेषण कर रहे हैं। ठीक है, आवश्यक कोई चीज उस पुलिस थाने की जिसका वह भार साधक है या जिससे वह संलग्न है। यह एडजॉइनिंग पुलिस स्टेशन पहले इसके लिए सेपरेट सेक्शन था, अब इन्होंने इसी में मिला दिया। यानी थाने का भार साधक अधिकारी पहले अपने थाने में सर्च ले सकेगा और एडजॉइनिंग पुलिस स्टेशन में ले सकेगा, इसके लिए अलग अलग सेक्शन थे, अब एक ही जगह पर आ गया। या जिससे वह संलग्न है, सीमाओं के अंदर किसी स्थान में पाई जा सकती है और उसकी राय में ऐसी चीज अनुचित विलंब के बिना तलाशी से अन्यथा अभिप्राप्त नहीं की जा सकती, तब ऐसा अधिकारी केस डायरी में अपने विश्वास के आधारों को लेखबद्ध करने और यथासंभव उस चीज को जिसके लिए तलाशी ली जानी है ऐसे लेख में विनिर्दिष्ट करने के पश्चात उस थाने की सीमाओं के अंदर किसी स्थान में ऐसी चीज के लिए तलाशी ले सकता है या तलाशी लिवा सकता है। यानी जो डिस्क्रिप्शन आप केस डायरी में लिखेंगे उसमें अपने विश्वास के कारण यह भी लिखेंगे और यह भी लिखेंगे कि आपको क्यों लगता है ऐसा कि बिना विलंब के तत्काल तलाशी होनी चाहिए, और उस चीज को भी उल्लिखित करेंगे जिसके लिए तलाशी लेने वाले हो। ठीक है, जैसे चोरी है तो चोरी की सामग्री जिसमें हार है, कंगन है, कुंडल है, इनके लिए लेने वाले, ताकि बाद में जब वो मिल जाए, तुम्हें पता ही नहीं था यहां कुछ मिल जाएगा, तुमने जनरल तलाशी ली और मिल गया, अब तुम लिखने लगो। नहीं, आप पहले केस डायरी में लिखेंगे कि इन्होंने हमें बताया कि चोरी की वस्तुएं जो कि ये हैं हमने अमुक जगह पर छिपा रखी हैं, ठीक है ना, और यही चोर हैं, इसलिए विश्वास के उचित आधार हैं। आपको क्यों लगता है कि बिना देरी तलाशी होनी चाहिए, सारी चीजें पहले अभिलिखित करेंगे ताकि छेड़छाड़ की गुंजाइश न बचे, और फिर तलाशी लेंगे। और यही होता है वहां। रिकवरी मेमो से पहले स्टेटमेंट या तो अक्यूज के
या किसी अन्य के वो अभिलिखित करते हैं, उसके बाद रिकवरी और रिकवरी मेमो ये होती है, और रिकवरी मेमो की नकल केस डायरी पर होती है। ठीक है, यही होता है वहां। अच्छा, फिर कहता है खुद भी ले सकता है तलाशी और अपने सबॉर्डिनेट से लिबा भी सकता है। उपधारा 1 के अधीन कार्रवाई करने वाला पुलिस अधिकारी यदि साध्य है तो तलाशी स्वयं लेगा, और कोई जरूरी काम आ गया तो किसी से लिबा ले, लेकिन जहां तक हो सके खुद ले। अच्छा, परंतु इस धारा के अधीन संचालित की गई तलाशी अधिमानतः सेलफोन, सर्वदृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से अभिलिखित की जा सकेगी। ये नया आया, ये पहले नहीं था, अब लेते हैं। आ रही है नई सी जो नई केसदारी आ रही है उसमें सब में लग के आ रहा है, लेकिन चूंकि हमारी पुलिस तो 1872 से 1860 के समय से ही निर्द्वंद है, यहां लिख के जरूर आ गया, लेकिन सीडी बना के भेज देंगे। अब सीडी तो स्क्रैच हो गया, चल ही नहीं सकती। कायदे में पेन ड्राइव या कोई ऐसी चीज उसमें वो तलाशी का सारा आना चाहिए, ताकि पेन ड्राइव चलाकर देखा तो जा सके। और विधायिका की मंशा भी वही है, क्योंकि बार बार सर्च एंड सीजर पर सवाल उठते हैं कि आपने फर्जी किया, इसीलिए उन्होंने कहा कि सेलफोन से, सर्वदृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों से आप रिकॉर्ड करेंगे तलाशी की संपूर्ण प्रक्रिया को, और करते हैं, लेकिन ऐसे करते हैं उसका कोई लाभ ही नहीं। ठीक है, वही कि बस पढ़ रहे हैं 1 बजे तक, क्या पढ़ रहे हैं पता ही नहीं, रिजल्ट बोले रिजल्ट 0, तो उसका क्या मतलब है। ठीक है, तो ये नया लाए हैं। परंतु कहता है यदि वह तलाशी लेने में स्वयं असमर्थ है और कोई अन्य ऐसा व्यक्ति जो तलाशी लेने के लिए सक्षम है उस समय उपस्थित नहीं है, तो वह ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी से अपेक्षा कर सकेगा कि वह तलाशी ले, और ऐसे अधीनस्थ अधिकारी को ऐसा लिखित आदेश देगा जिसमें उस स्थान की, यानी आदेश में क्या क्या मेंशन होगा जो सबऑर्डिनेट को देगा, उस स्थान, वो स्थान जहां तलाशी ली जानी है, वो चीज जिसके लिए तलाशी ली जानी है। ठीक है ना, कहता है उस स्थान को जिसकी तलाशी ली जानी है, और यथासंभव उस चीज की जिसके लिए तलाशी ली जानी है विनिर्दिष्ट किया जाएगा, और तब ऐसा अधीनस्थ अधिकारी उस चीज के लिए तलाशी उस स्थान में ले सकेगा। आगे कहता है तलाशी वारंटों के बारे में इस संहिता के उपबंध और तलाशी के बारे में धारा 103 के साधारण उपबंध इस धारा के अधीन ली जाने वाली तलाशी को जहां तक हो सके लागू होंगे। जहां तक हो सके, जरूरी नहीं है एज सच लागू करें, लेकिन जहां तक हो सके लागू करें। साधारण तलाशियां जो ली जा रही थी, धारा 100 के उपबंध कहते थे कि बंद स्थान के भार साधक व्यक्ति से पहले आप रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है ना, बंद स्थान के भार साधक व्यक्ति से पहले आप रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको प्रवेश करने दे। जब ना करने दे तब आप बलपूर्वक प्रवेश करें। अब आप वहां पहुंचे तो बंद स्थान का भार साधक वहां उपलब्ध ही नहीं है, लिया है उपस्थित है तो डंडे लिए खड़ा है, तो उससे रिक्वेस्ट करें, उसे उठा के नहीं पटक देंगे पहले ही। तो जहां तक हो सके वहां तक लागू होंगे। ठीक है ना, और उसी तरीके से रिकवरी मेमो तैयार होगी, उसी तरीके से 2 साक्षी उपस्थित रहें, वो सारी चीजें। कोई बंद कमरा है, पर्दानशीन औरत रह रही है, आप उसे सुविधा देंगे, ये सारी चीजें रहेंगी। जो वहां हो रहा है वो यहां भी होगा। उपधारा 1 या उपधारा 3 के अधीन बनाए गए किसी भी अभिलेख की प्रतियां, क्योंकि अभिलेख वहां बनेगा, वहां रिकवरी सर्च वारंट के अधीन जब तलाशी होगी तो रिकवरी मेमो बनेगा, और यथासंभव वो सारे उपबंध यहां लागू हैं। ठीक है ना, तो 1 और 3 इसके अधीन बनाए गए किसी भी अभिलेख की प्रतियां तत्काल किंतु 48 घंटों के पश्चात न हो ऐसे निकटतम मजिस्ट्रेट के पास भेज दी जाएंगी जो उस अपराध का संज्ञान लेने के लिए सशक्त है।
और जिस स्थान की तलाशी ली गई है उसके स्वामी या अधिभोगी को उसके आवेदन पर उसकी एक प्रतिलिपि मजिस्ट्रेट द्वारा निःशुल्क दी जाएगी। नई बातें आई हैं। 48 घंटे की समय सीमा नहीं है। और बाकी पहले भी था कि जो रिकवरी मेमो तैयार हुई है उसकी एक प्रति आप उस स्थान के अधिभोगी को देंगे जिस स्थान की तलाशी आपने ली, और आप नहीं देंगे तो संबंधित मजिस्ट्रेट देगा। ये पहले भी था, आज भी है। लेकिन तलाशी में पाई गई चीजें 48 घंटे के भीतर, अधिकतम 48 नहीं, यथासंभव शीघ्रता से और अधिकतम 48 घंटे इसमें भेजी जाएंगी मजिस्ट्रेट के पास। ये पहले नहीं था, अब ये भी आ गया। ठीक है ना, ये हो गया। पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी, ठीक है, कब किसी अन्य अधिकारी से तलाशी वारंट जारी करने की अपेक्षा कर सकता है? कहता है व्हेन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में रिक्वायर अनदर टू इशू सर्च वारंट। कहता है पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी या उप निरीक्षक से अनिम्न पंक्ति का पुलिस अधिकारी जो अन्वेषण कर रहा है किसी दूसरे पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी से, चाहे वह उस जिले में हो या दूसरे जिले में हो, किसी स्थान में ऐसे मामले में तलाशी लिवाने की अपेक्षा कर सकता है जिसमें पूर्व कथित अधिकारी स्वयं अपने थाने की सीमाओं के अंदर ऐसी तलाशी लिवा सकता है। यानी जो अन्वेषण करता है वो थाने का भारसाधक अधिकारी या उप निरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न पुलिस अधिकारी है, तो वो कब अपने थाने की सीमाओं के भीतर तलाशी ले सकता है? इसका उत्तर यह था कि जब उसके पास विश्वास करने के उचित आधार हो कि यदि तलाशी ली जाएगी तो उस अपराध जिसका वो अन्वेषण कर रहा है उससे संबंधित कोई वस्तु या दस्तावेज ये बरामद हो जाएगी, तब वो अपने थाने की सीमाओं के भीतर तलाशी ले सकता था या लिवा सकता था। ये 185(1) बता रही है। अब मान लीजिए ये वस्तु किसी अन्य थाने या किसी अन्य जिले की किसी स्थान की तलाशी ली जाने पर उपलब्ध हो सकती है। अब उस जगह पर इस थाने के भारसाधक अधिकारी इसकी अधिकारिता का विस्तार नहीं हो रहा, बल्कि उस स्थान पर तो कोई अन्य थाने का भारसाधक अधिकारी है, उसकी अधिकारिता का विस्तार है। तो उन्हीं स्थितियों में ये उस थाने के भारसाधक अधिकारी से भी अपेक्षा कर सकता है कि आप तलाशी लो। लेकिन जरूरी यह है कि अपने थाने में ले सकता हो, तो अपने थाने में तभी ले सकता है जब विश्वास करने के उचित आधार हो। ठीक है ना, मजिस्ट्रेट का सर्च वारंट प्राप्त करने की स्थिति ना हो, जिस स्थान की तलाशी लेनी है उसका उल्लेख करे अन्वेषण की डायरी में, जिस वस्तु के लिए तलाशी लेनी है उसका उल्लेख करे, ये सारी चीजें करे ना, तब ले सकता है। तो उन्हीं स्थितियों में कि दूसरे थाने में भी या दूसरे जिले में भी किसी थाने के भारसाधक अधिकारी से अपेक्षा कर सकता है कि वो अपने थाने की स्थानीय सीमाओं में जो स्थान हैं उनकी तलाशी ले, और अगर उस अपराध से संबंधित कोई दस्तावेज या वस्तु पाई जाती है जिसके संबंध में ये सचो अन्वेषण कर रहा है तो इसको वो चीज दे। ठीक है ना, ऐसा अधिकारी ऐसी अपेक्षा किए जाने पर धारा 185 के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करेगा, और यदि कोई चीज मिले तो उसे उस अधिकारी के पास भेजेगा जिसकी अपेक्षा पर तलाशी ली गई है। यानी केवल रिक्विजिशन, केवल अध्यपेक्षा ये अन्वेषणकर्ता उसके पास भेज देगा, खुद जाने की जरूरत नहीं है। केवल रिक्विजिशन ये भेज देगा और रिक्विजिशन के आधार पर वो तलाशी कराएगा। लेकिन रिक्विजिशन जब भेजेगा तो वे आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए जो 185 में तलाशी लेने की पूर्व शर्तें हैं। कहता है जब कभी यह विश्वास करने का कारण है कि दूसरे पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी से उपधारा 1 के अधीन तलाशी लिवाने की अपेक्षा करने में जो विलंब होगा उसका परिणाम यह हो सकता है कि अपराध किए जाने का साक्ष्य छिपा दिया जाए या नष्ट कर दिया जाए, तब पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के लिए या उस अधिकारी के लिए जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण कर रहा है
यह विधिपूर्ण होगा कि वह दूसरे पुलिस थाने के स्थानीय सीमाओं के अंदर किसी स्थान की धारा 185 के उपबंधों के अनुसार ऐसी तलाशी ले या लिवाए मानो ऐसा स्थान उसके अपने थाने की सीमाओं के भीतर है। यानी ये एसएचओ जो अन्वेषण कर रहा है, अगर इसे लगता है कि रिक्विजिशन भेजा और उस थाने के भारसाधक अधिकारी से अपेक्षा की कि तुम तलाशी ले लो, तो भी कुछ नहीं मिलेगा, तो भी कुछ नहीं मिलेगा। अपराध से संबंधित समस्त साक्ष्य नष्ट कर दिए जाएंगे, हटा दिए जाएंगे। तो फिर दूसरे जिले में जाकर या दूसरे थाने में जाकर, दूसरे थाने की स्थानीय सीमाओं में जाकर ये सचो जो अन्वेषण कर रहा है ये स्वयं भी तलाशी ले सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है? जरूरी यह है कि इसे ये लगना चाहिए कि अगर उस थाने के भारसाधक अधिकारी से तलाशी लिखवाई और उसके लिए रिक्विजिशन वगैरह भेजा तो लेट हो जाएगा, देर हो जाएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा जिसके लिए हम तलाशी लेना चाहते हैं। तो ये खुद भी जाकर तलाशी ले लेगा, कोई रोक नहीं है। हाँ, ये ठीक है कि ऐसा विश्वास होना चाहिए। और आपको किसी बात का विश्वास है, ये तभी कहा जाता है जब विश्वास के उचित आधार उपलब्ध हो, अन्यथा आप विश्वास का नाटक कर रहे हो यह कहा जाएगा। भाई विश्वास के उचित आधार होते हैं तभी तो विश्वास है, अन्यथा तो विश्वास का नाटक है, अन्यथा तो तुम विश्वास के नाम पर मनमर्जी कर रहे हो, यह कहा जाएगा। तो अगर पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी ये कहता है कि मेरे पास विश्वास के उचित आधार हैं कि अगर हम उस थाने के भारसाधक अधिकारी से जिसकी स्थानीय अधिकारिता में चीज है उससे तलाशी लिखवाएं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो इसकी इस बात के लिए कोई आधार होना चाहिए और तब ये स्वयं जाकर वहां तलाशी ले सकता है। ठीक है, ये कोई अधिकारी जो उपधारा 3 के अधीन तलाशी संचालित कर रहा है उस पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को जिसकी सीमाओं के अंदर ऐसा स्थान है तलाशी की सूचना तत्काल भेजेगा, क्योंकि वहां रिवोल्ट हो सकता है इस थाने के। ठीक है, इस थाने के भारसाधक अधिकारी को जो अन्वेषण कर रहा है उस थाने के भारसाधक अधिकारी के अधीन जो क्षेत्र है वहां के लोग पहचानते थोड़ी होंगे, भाई लोकल पुलिस को सब पहचानते होते हैं। यहां आकर बरेली का कोई एसएचओ तलाशी लेने लगे तो यहां तो रिवोल्ट हो जाएगा, क्योंकि बरेली के एसएचओ को जानता नहीं, और थाना सदर बाजार का एसएचओ आएगा तो उसे कई लोग जानते होंगे। इसलिए आप सूचना देंगे। ठीक है, अगर आप दूसरे थाने में तलाशी लेने गए हैं तो आप उस स्थान पर जहां तलाशी ले रहे हैं उस स्थान पर जिस थाने के भारसाधक अधिकारी की अधिकारिता है उसे आप सूचना देंगे, आप सूचना देंगे। और ऐसी सूचना के साथ धारा 103 के अधीन तैयार की गई सूची, यानी जो चीजें आपको वहां मिली हैं उसकी एक सूची भी उस थाने के भारसाधक अधिकारी को आप देंगे। ठीक है, यदि कोई हो प्रतिलिपि भेजेगा और उस अपराध का संज्ञान लेने के लिए सशक्त निकटतम मजिस्ट्रेट को धारा 185 की उपधारा 1 और 3 में निर्दिष्ट अभिलेखों की प्रतियां भी भेजेगा। यानी जिस स्थान पर आप तलाशी ले रहे हो उससे जो निकटतम जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसे सारी चीजों की प्रतियां ये भी जाएंगी, और जिस स्थान की तलाशी ली गई है उसके स्वामी या अधिभोगी को एक प्रति दी जाएगी, नहीं देंगे तो मजिस्ट्रेट देगा। तो ये तलाशी अपने थाने की स्थानीय सीमाओं में आप ले सकते हैं और दूसरे थाने में भी जाकर ले सकते हैं और दूसरे थाने के भारसाधक अधिकारी से भी लिवा सकते हैं। दोनों हर तरीके की फैसिलिटी अपराध के अन्वेषण के संबंध में अन्वेषणकर्ता को दी गई है, हर तरीके की, ताकि अपराध से संबंधित साक्ष्यों का संकलन ठीक प्रकार से हो सके। अब तक अपराध से संबंधित साक्ष्य, इसके संकलन की प्रक्रिया, इस पर हम लोग बात कर रहे थे। और अब सीआरपीसी में जो बात चलेगी वो उस प्रक्रिया की चलेगी जब अन्वेषण 24 घंटे में समाप्त न किया जा सके। यानी कानून की मंशा यह है कि अन्वेषण जल्द से जल्द समाप्त होना चाहिए। पहला टाइम, जो पहली टाइम लिमिट है अन्वेषण समाप्त करने की, वो कितनी है? 24 घंटे। 24 घंटे।
कई बार वहां आता है, डिफेंस के वकील आर्गुमेंट करते हैं कि साहब पुलिस ने तो 2 ही दिन में चार्जशीट लगा दी, इतनी जल्दी कर दिया सब। तो हमारा आर्गुमेंट ही यही होता कि नहीं सर, विधायिका ने तो यह अपेक्षा की कि 24 घंटे में अन्वेषण खत्म हो। प्रथम अन्वेषण कब? 24 घंटे में। और आगे उसने कहा 187 में, जो पहले कितना 167, कि जब 24 घंटे में अन्वेषण खत्म न हो पाए तो प्रक्रिया। इसका मतलब विधायिका की अपेक्षा क्या है कि अन्वेषण सिर्फ 24 घंटे में खत्म होना चाहिए। और अगर नहीं कर पा रहे हैं, मजबूरी है, नहीं हो पा रहा, तो चूंकि अपराध एक गंभीर घटना है, इसलिए 24 घंटे में खत्म नहीं हो पाया अन्वेषण, तो हम अन्वेषण को बंद नहीं कर देंगे, आगे चलाएंगे। लेकिन पहली अपेक्षा यही है कि 24 घंटे में आप खत्म कर दें। और जो 24 घंटे में आप खत्म नहीं कर पाएंगे तो हम प्रक्रिया बताएंगे कि ऐसे ऐसे चलिए अब आप। और अन्वेषण के लिए जो समय बढ़ाएंगे वो हर बार 15 दिन बढ़ाएंगे, इससे ज्यादा नहीं। और जब 15 दिन में आप नहीं खत्म कर पाएंगे तो फिर 15 दिन बढ़ाएंगे। लेकिन एक मैक्सिमम टाइम लिमिट है 90 दिन और 60 दिन की, उसमें तो खत्म करना ही पड़ेगा। और नहीं कर पाएंगे, मान लीजिए उसमें भी नहीं हुआ, तो अन्वेषण बंद नहीं होगा, अन्वेषण फिर भी चलेगा। बस इतना हो जाएगा कि अभियुक्त को जमानत अधिकार के तौर पर दी जाएगी, बस सिर्फ इतना होगा। इसके अलावा अन्वेषण खत्म हो जाए नहीं, अन्वेषण तब भी चलेगा, क्योंकि अपराध एक गंभीर घटना है। तो अन्वेषण के संबंध में जो पहली टाइम लिमिट है वो कितनी है? 24 घंटे। और इसीलिए क्या कहा था? 24 घंटे के बाद अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष लाना ही होगा, ताकि वो प्रक्रिया संचालित हो सके जब आप 24 घंटे में अन्वेषण खत्म न कर पाए। ठीक है ना? तो अगर 24 घंटे में अन्वेषण खत्म नहीं हुआ तो प्रक्रिया क्या होगी, इस पर चर्चा कल करेंगे, देखेंगे।